किस तरह से काम करते हैं, ये थोड़ी सोचने वाली बात है। फंक्शंस विदाउट पैरामीटर्स, जैसे पैटर्न प्रिंटिंग में आपने क्या किया था, आपका जो मेन प्रोग्राम था आपका, मेन प्रोग्राम में आपके डिफरेंट कोई भी लॉजिक चल रही है, ठीक है। नीचे आप एक उसको कॉल करते हैं, किसको, एक फंक्शन को कॉल करते हैं, और उस फंक्शन का नाम क्या है जी, इनपुट वैल्यूज। आपको पता है ना, हम भी जब वैल्यूज इनपुट कर रहे थे उसमें हमने ऑड नंबर्स एंटर करने थे, ठीक है, इनपुट वैल्यूज में। तो आप जब उसको कॉल करते हैं तो वो उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं पास किया हमने, हमने मतलब पास नहीं कर रहे, वैसे ही हमने यहाँ पे वो इनपुट कॉल कर लिया, और यहाँ पे हम लोगों ने मैक्स सिंबल में हमने उसकी वैल्यू को सेव कर लिया, और इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, यूटिलाइज किया फिर अपनी लॉजिक को। अब इनपुट वैल्यूज क्या था, देखना जरा इसके सिंटेक्स को देखना। जैसे ही इसको कॉल गई, फंक्शन इनपुट वैल्यूज लिखा, नो आर्ग्यूमेंट, जस्ट क्या चीज, रिटर्न्स इंटीजर लिख दिया। क्या लिख दिया, रिटर्न इंटीजर लिख दिया, ठीक है जी। अब यहां पे क्या किया इसने, डिक्लेयर नम एज इंटीजर कर दिया, ठीक है, डिक्लेयर नम एज इंटीजर कर दिया। यहां पे क्या कर दिया उसने, रिपीट इनपुट नम, ठीक है, और यहां पे क्या कर दिया, until num is greater than 0 and num mod 2 equal to 1 भी कर दिया, ठीक है। ये काम हमने किसके लिए किया, ये काम, कशान, पॉजिटिव नंबर्स के लिए। ये काम हमने किसके लिए किया, हाँ, कशान ऑड नंबर्स के लिए किया। याद है, नम मॉड 2 का फंक्शन इक्वल टू 0 तो इवन होता है, 1 हो तो ऑड होता है, ठीक है। तो ये किसके लिए किया हमने, ऑड नंबर्स के लिए किया, ठीक है। ये हो गया। जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो तब क्या कर दो, रिटर्न कर दो। रिटर्न किसको करो, नम को रिटर्न कर दो, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, ये एंड फंक्शन। अब क्या हुआ, मेन प्रोग्राम में आपने सिर्फ क्या किया, डिक्लेयर मैक्स सिंबल एज इंटीजर कर दिया। बात समझ आ रही है कि नहीं। और मैक्स सिंबल के पास किसकी वैल्यू आ गई, एक फंक्शन कॉल की वैल्यू आ गई। फंक्शन कॉल गया किसके पास, इसके पास। इसने सॉल्व किए सारे स्टेप्स, यहां से रिटर्न ने क्या किया, वैल्यू इसको वापस दी। रिटर्न ने क्या किया, वैल्यू इसको वापस दी, और ये वैल्यू किसको मिल गई, कशान किसको मिल गई, मैक्स सिंबल को मिल गई। सुभान समझ आ रही है, किसको मिल गई, मैक्स सिंबल को मिल गई इसकी वैल्यू। क्लियर हुई बच्चों मेरी बात की नहीं, ठीक है। फिर क्या हुआ इसके बाद, बच्चों बताइए, फिर क्या हुआ इसके बाद। फिर अब मैक्स सिंबल के पास वो ऑड नंबर पड़ा हुआ है। क्लियर हुआ ये कि नहीं। फिर इसके हिसाब से अब क्या हुआ, क्लियर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। आपको याद है ना वो पैटर्न्स जो हम लोग प्रिंट कर रहे थे, इफ यू रिमेंबर, इस तरह का पैटर्न याद है कि नहीं याद। यहां पे भी क्या आ रही हैं, स्पेसेस, यहां पे भी क्या आ रही हैं, यहां पे भी क्या आ रही हैं, स्पेसेस आ रही हैं। रिमेंबर इस तरह के पैटर्न जो हमने प्रिंट किए थे, ठीक है। इस पैटर्न के लिए ये वाले जो से नंबर हैं, ये कैसे नंबर हैं, ऑड नंबर्स थे ना, ये वो इनपुट करता था। क्या ख्याल है, समझ आ रही मेरी बात कि नहीं। तो ये इनपुट इसमें आ गया, खुद इसने इनपुट नहीं किया। मेन प्रोग्राम में कोई इनपुट नहीं है, सारा किधर है, आउटसाइड द मेन प्रोग्राम इन समबॉडी। सो इसके अंदर यहां पर कुछ नजर आ रहा है आपको, नो। तो ये एक ऐसा फंक्शन है
जो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, लेकिन इसमें पैरामीटर नहीं है। तो ये मोस्टली कहां पर इस्तेमाल होता है? इनपुटिंग के अंदर, जहां पे स्पेशल टाइप ऑफ इनपुट्स हो रही होती हैं। स्पेशल टाइप ऑफ इनपुट क्या है इसमें? अब पॉजिटिव होना और ऑड होना, ये स्पेशलिटी है इसके इनपुट्स के अंदर, ठीक है। तो लिख लें अपने पास, फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स आर यूजुअली मोस्टली यूज्ड फॉर इनपुटिंग वैल्यूज इन अ वेरिएबल। Functions without parameters are mostly used for inputting values in a variable। सारे में समझ आ रही है? निम्रा आपको आ रही है? अच्छा देखें, दो चीजें होती है। पहला स्टेप होता है कॉन्सेप्ट को समझना, फिर दूसरा स्टेप होता है यूजिंग द सेम वर्ड्स एज योर टीचर इज यूजिंग, ठीक है। उन अल्फाज का चुनाव, क्योंकि मैं बड़ा गौर करके अल्फाज चुनता हूँ, तो इसलिए आप अपने अल्फाज में जब लिखते हैं ना मोस्टली, तो वो रॉन्ग बात पे चली जाती है, बात कॉन्सेप्ट से इधर उधर हो जाती है। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पहला स्टेप है, और जो सेकंड एक्सपर्ट स्टेप क्या होता है, आप उसमें मेरे अल्फाज को नोट डाउन करो। तीसरा जो प्रो लेवल है, मतलब कह लें एग्जामिनर लेवल, वो क्या है, उसकी मार्किंग स्कीम के अल्फाज इस्तेमाल करें। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ मैं मार्किंग स्कीम के ही अल्फाज इस्तेमाल करूँ, लेकिन जब मैं क्लास में लेक्चर दे रहा होता हूँ तो मैं आपके ना दिमाग के हिसाब से जो चीज़ आपको समझ आ रही होती है ना, वो और मार्किंग स्कीम को मिक्स करके बोल रहा होता हूँ, ताकि आपको समझ भी आए और वो मार्किंग स्कीम के साथ मैच भी हो रही हो। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? कोई चीज़ उससे कन्फ्लिक्ट नहीं करती, कोई चीज़ उसके खिलाफ नहीं जाती, सारी बातें उसके फ्लो में ही चल रही होती हैं। सारी बातें A2 के फ्लो में चल रही होंगी। A2 के अंदर सारी बातें यूनिवर्सिटी के फ्लो के लिए बनवा के बोलता रहूंगा मैं अल्फाज, ताकि बातें क्या हो, कोई चीज़ ऐसी ना हो कि नहीं पहले जो पढ़ा था वो गलत है, कोई बात ऐसी नहीं होगी। अक्सर साइंस में टीचर्स क्या कहते हैं, पहले जो पढ़ा था भूल जाए वो गलत है, अब मैं जो पढ़ाऊंगा वो ठीक होगा, ठीक है। कंप्यूटर्स में मैं ऐसी बात नहीं कैरी कर रहा होता हूँ, जो पीछे से जैसी गेम चलती है उसी गेम को हम आगे लेके चल रहे होते हैं, ताकि चीज़ें क्या होती रहे, सिंक्रोनाइज्ड होती रहें, ठीक है बात क्या नहीं। अब आते हैं जरा किसकी तरफ, प्रोसीजर्स की तरफ। लेकिन प्रोसीजर्स और फंक्शंस में फर्क समझ आया कि नहीं? ये कैटेगरी नंबर 2 आ गई है ना। पहली कैटेगरी किसकी थी? फंक्शंस की। आज हमने दो टॉपिक्स पढ़ लिए, फंक्शन विदाउट पैरामीटर एंड फंक्शन विद पैरामीटर। जो विद पैरामीटर है उसमें कोई ना कोई वैल्यू देके आप उससे कोई मैथमेटिकल काम परफॉर्म करवाते हैं। विदाउट पैरामीटर कोई मैथमेटिकल काम परफॉर्म उस तरह से कोई खास नहीं करता, ठीक है, लेकिन ये इनपुटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ये रिटर्न करते हैं कुछ ना कुछ वैल्यूज, ठीक है। प्रोसीजर का सिर्फ एक फर्क है, ये भी विद पैरामीटर विदाउट पैरामीटर होते हैं, ठीक है, ये भी विद पैरामीटर और विदाउट पैरामीटर होते हैं, लेकिन ये कोई वैल्यू नहीं वापस देते, ये फर्क है बेसिक। तो आपने ना, अब देखें लॉजिक क्या है, दिस इज द लॉजिक टू चूज वेयर टू यूज फंक्शन, वेयर टू यूज प्रोसीजर। If you want answer back from some steps, use function. If you don't need an answer, you just need to process something, use procedure. समझ आ रही है कि नहीं? तो लिखें procedure, it is some section of program code, it is some section of program code that performs a specific task, some section of program code that performs it is some section of program code that performs some specific task without some specific task without returning a value back to the program from where it was called, without returning a value back to the program from where it was called. It is a generic block of code. It is a generic block of code
that can be repeatedly executed. It is a generic block of code. It is a generic block of code that can be repeatedly executed. Repeatedly executed and can be called from any other program. 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 Full stop. A procedure may have no parameters. A procedure may have no parameters. Comma one parameter, इनको बोल भी दें, or many parameters, or many parameters. A procedure may have no parameters, comma one parameter or many parameters. Generally इसका कोड कैसे लिखा जाता है? Generally procedure here will be identifier किसका? प्रोसीजर आइडेंटिफायर और फिर ब्रैकेट, यहां पे क्या आएगा? लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स विथ रिस्पेक्टिव डेटा टाइप्स, ब्रैकेट क्लोज। यहां पे लॉजिक या कोड, कोड इनसाइड प्रोसीजर बॉडी, और यहां पे एंड प्रोसीजर। ये भी इंडेंटेशन फॉलो करके लिखते होते हैं, सही है? एंड प्रोसीजर। यहां तक बात समझ आई? The procedure code is also written outside the main program. The procedure code is also written outside the main program, and it is called using the following example. The procedure code is written outside the main program, and it is called using the following example. Outside the main program and called shown in the example as main program। ये होगा, ये मेन प्रोग्राम की अपनी लॉजिक, साथ ही किसको कॉल चलेगी? माय प्रोसीजर को चली गई, और ये अपने स्टेप्स इसने एग्जीक्यूट कर दी। कोई वेरिएबल नहीं लिखना है यहाँ पे, डायरेक्ट सिर्फ क्या लिखना है? क्या लिखना है? कॉल लिखना है। कॉल किसका हिस्सा है? सिंटैक्स का हिस्सा है। सिंटैक्स फॉर प्रोसीजर्स ओनली। समझ आ रही है कि नहीं? सिंटैक्स फॉर प्रोसीजर्स ओनली। यहां पे क्या आ जाएगा? एंड मेन। और आउटसाइड क्या लिखा हुआ है? प्रोसीजर, माय प्रोसीजर। यहां पे इसके स्टेप्स लिखे हुए, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? एंड प्रोसीजर लिखा हुआ है। बात समझ आई? कोई रिटर्न वाला सीन ही कोई नहीं है, ठीक है? ये किस स्टेप पे होगा? नंबर 1 पे होगा। ये किस स्टेप पे होगा? सेकंड पे होगा। समझ आ रही है बात कि नहीं? नहीं समझ आई? ये किस स्टेप पे होगा? थर्ड स्टेप पे होगा। ये किस स्टेप पे होगा? फोर्थ स्टेप पे होगा। बात समझ आई कि नहीं आई? बताओ बच्चों, सबको समझ आ गई? इस तरह से होगा। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइए।
ऑल गुड, बाकी नेक्स्ट लेक्चर। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोग स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग हम लोगों ने स्टार्ट की थी। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग, इट्स द दीज आर द नेम्स ऑफ द सेम थिंग। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में वी डिस्कस सब रूटीन्स, जिसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, या तो फंक्शंस होते हैं या तो प्रोसीजर्स होते हैं। इन दोनों का जनरल नाम क्या होता है? सब रूटीन्स इनको बोलते हैं। ठीक है, इनको जनरली क्या कहा जाता है? सब रूटीन्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इनको? जनरली सब रूटीन कहते हैं हम। सब रूटीन में हम लोगों ने बेसिक इनके डिफरेंसेस देख लिए थे। आज जो उनसे है वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस की दो टाइप्स थी। ठीक है, जो हम कल ही जिस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे, एक हमने कहा था विद पैरामीटर है और एक है विदाउट पैरामीटर। वन इज अ फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स और एक है फंक्शन विद पैरामीटर्स। एक है फंक्शन विदाउट पैरामीटर और एक है फंक्शन विद पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल, इस फंक्शन में क्या होता है, इसमें जस्ट फंक्शन का नाम लिखते हैं और साथ ब्रैकेट्स लिख देते हैं, और ये अपने किसी भी अपनी एक मॉड्यूलर बॉडी को कॉल करके कोई प्रोसेसिंग अप्लाई करने के बाद इट रिटर्न्स बैक सम वैल्यू। लेकिन विद पैरामीटर क्या होता है, इसके अंदर कुछ चीज़ हम पास करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक फंक्शन का नाम रखा हुआ है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के अंदर आप इसमें वेरिएबल्स पास करते हैं। जैसे हमने कल कहा था पैरामीटर्स किनको कहते हैं? पैरामीटर्स किनको कहते हैं? नो, जो वेरिएबल हम एक फंक्शन की बॉडी को देते हैं, ठीक है, उसको पैरामीटर्स कहा जाता है। ठीक है, द वेरिएबल्स दैट आर पास्ड टू या फॉर द फंक्शन, दे आर नोन एज द पैरामीटर्स। यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने लिखा है फॉर एग्जांपल x, ये है इंटीजर, y वो भी है इंटीजर, z फॉर एग्जांपल वो है, या यहाँ पे एक और है, वो है आपने एज अ कैरेक्टर दिया हुआ है, और ये आपको it returns रियल। ये क्या चीज रिटर्न करता है? इट रिटर्न्स रियल। अब ये जो सी चीज है, दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर, दिस इज द सेकेंड पैरामीटर जो कि पास किया गया है इसको, और ये नाम है किस चीज का? थर्ड पैरामीटर। ये डेटा टाइप है किसकी? फर्स्ट पैरामीटर की। ये डेटा टाइप है किसकी? सेकेंड पैरामीटर की। और ये डेटा टाइप है आपके तीसरे पैरामीटर की। डेटा टाइप है तीसरे पैरामीटर की। ठीक है, अब जब भी कभी इसको इस्तेमाल करेंगे, और एक बात याद रखिएगा, इनको कॉल किया जाता है कहाँ से? मेन प्रोग्राम से। ठीक है, मेन प्रोग्राम में इनको वैल्यूज पास की जाती है। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द मेन प्रोग्राम टू हैव द सेम नेम्स ऑफ द वेरिएबल्स। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द मेन प्रोग्राम टू हैव द सेम वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कैन बी डिफरेंट बट द सीक्वेंस मस्ट बी करेक्ट। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, इनका सीक्वेंस सेम होना जरूरी है। वेरिएबल्स नेम इन द मेन प्रोग्राम या इन द कॉलिंग प्रोग्राम कैन बी डिफरेंट बट द सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप्स मस्ट बी फॉलोड, दैट इज शुड बी क्या? सेम होने चाहिए। ठीक है, तो जब जनरली देखा जाएगा, फॉर एग्जांपल, तो जब हम सब मेन बनाते हैं ना, जब मेन, इसमें तो इसके साथ नीचे यहाँ पे इसका कोड आ जाएगा, और इसके बाद कोड के बाद क्या हो जाएगा? एंड फंक्शन। जब जनरली मैं इस चीज को डिस्कस करता हूं, तो सब रूटीन आपकी मेन स्टार्ट जब होती है, अब यहाँ पे ना मेन के अंदर कुछ आप अपना काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? इनपुट।
ए भी कर दिया, बी कर दिया, और आपने एक और चीज इनपुट कर दी, क्या चीज? सिंबल के नाम से एक वेरिएबल आपने इनपुट कर दिया। अब ये क्या कर रहे हैं, 3 इनपुट्स यूजर से ले रहे हैं, ठीक है, 3 इनपुट्स किससे ले रहे हैं? यूजर से ले रहे हैं। और इन 3 इनपुट्स के बाद यहां पे वो क्या चीज निकालते हैं, कैलकुलेटर को ये 3 वैल्यूज पास की जाती हैं, ए, बी और सिंबल पास किया जाता है, ठीक है। ये क्या है? दीज आर द 3 पैरामीटर्स। ये 3 पैरामीटर्स जो पास किए गए हैं किसको? कैलकुलेटर की बॉडी को, ठीक है। ये याद रखें, ए क्या है? इंटीजर है। बी भी क्या है? इंटीजर है। सिंबल क्या है? सिंबल क्या है बताइए? कैरेक्टर की टाइप का है। इनका जो आंसर आएगा वो रियल की टाइप का है, ठीक है। इसीलिए जब अच्छा, इसके बाद क्या है? इसके बाद इसके डिफरेंट वही स्टेप्स हैं, और यहां पे क्या हो जाएगा? एंड मेन हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? एंड मेन हो जाएगा। बात समझ आई? अब क्या होगा? मेन बॉडी से हटके किसका कोड लिखा हुआ है? फंक्शन कैलकुलेटर का। अब कैलकुलेटर में यहां पे x है एज इंटीजर, y है एज इंटीजर, और सिंबल है एज कैरेक्टर। और सिंटेक्स का ऐसा है कि ये रिटर्न क्या करेगा? रियल करेगा। इट रिटर्न्स रियल। इसका ये सिंटेक्स है। इसका मतलब होता है कि दिस इज द डेटा टाइप ऑफ आंसर दैट इज returned back to the program from where the function was called. Back to the program from where the function was called, ठीक है। अब होगा क्या? यहां पर इसका अपना कोई कोड लिखा गया है, ठीक है, जो किस पर काम कर रहा है? x पर, y पर, और जो सिंबल दिया है, ये दोनों इनपुट नंबर्स हो सकते हैं, और ये वो सिंबल हो सकता है कि क्या करना है उसके साथ। क्या ख्याल है? ये वो सिंबल पास किए जा सकता है कि क्या करना है उसके साथ, ठीक है। यहाँ पे उसका कोड एग्जीक्यूट होगा, और आखिर में यहाँ पे उसने लिखा होगा क्या चीज? रिटर्न आंसर। क्या चीज लिखा होगा? रिटर्न आंसर लिखा होगा। क्लियर है मेरी बात के नहीं? लिखा होगा रिटर्न आंसर, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका थोड़ा सा शॉर्ट सा कोड भी बना देता हूं। शॉर्ट सा कोड भी बना देते हैं इसका, ठीक है। यहां पे अंदर उसने क्या किया होगा? उसने कहा होगा डिक्लेयर रिजल्ट एज रियल, डिक्लेयर रिजल्ट एज रियल। ये याद रखें, ए कोरिस्पॉन्ड कर रहा है किसको? x को, कोरिस्पॉन्ड्स टू x। b कोरिस्पॉन्ड कर रहा है किसको? y को। और वेरिएबल सिंबल कोरिस्पॉन्ड कर रहा है किसको? सिम को, ठीक है। किसको कोरिस्पॉन्ड कर रहा है? सिम को। अगर मिसाल के तौर पे a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 5, सिंबल था लेट से स्टेरिक 4, 5, और यूजर ने इनपुट क्या किया? स्टेरिक इनपुट किया, ठीक है। ये बात के नहीं? तो a की वैल्यू क्या थी? 4, b की वैल्यू क्या थी? 5, सिंबल की वैल्यू क्या थी? स्टेरिक। मेन मेमोरी की तरफ अगर देखा जाए, मेन मेमोरी के पास देखा जाए तो देयर विल बी लॉट ऑफ स्लॉट्स, ठीक है। A, B,
सिंबल, और कहीं और नीचे करके ना एक होगा x y और सिम। ठीक है ये बात कि नहीं? अब a के पास वैल्यू कितनी होगी 4, b के पास वैल्यू कितनी होगी 5 और सिम के पास वैल्यू कितनी होगी स्टेरिक। यही सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी फिर कॉपी हो जाएंगी किसमें, x में, y में और सिम में टेम्परेरीली, और इन वैल्यूज को अब फंक्शन की बॉडी तक क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा या यूज किया जाएगा। ठीक है, मेन प्रोग्राम में से कोई आके यहाँ पे इस जगह में कोई पूछे ना व्हाट इज x, इसको पता ही नहीं है x क्या है, क्योंकि इसकी बॉडी में x को डिक्लेयर ही नहीं कराया गया। x की डिक्लेरेशन कहाँ पर है, आउटसाइड द मेन बॉडी। तो यहाँ पर a को कोई नहीं जानता, यहाँ पे x और y और सिम को लोग जानते हैं। समझ आ रही है? ऐसे वेरिएबल्स को लोकल वेरिएबल्स कहा जाता है, जिनका स्कोप किसी एक खास बॉडी के इनसाइड ही रहता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, लोकल वेरिएबल्स कहा जाता है। कुछ होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स, उनको इवन मेन प्रोग्राम से भी आउटसाइड डिक्लेयर किया जाता है। तो उनको जिस भी जगह अपने उस पूरे कोड में जिस भी जगह आप कॉल करेंगे, या मतलब कॉल मतलब एक्सेस करेंगे, तो दे विल नॉट गिव यू एन एरर, दे विल गिव यू द आंसर जो कि उस मेमोरी में सेव था। इफ यू चेंज देयर वैल्यू देन ओवरऑल मेमोरी गेट चेंज्ड, क्योंकि वो ग्लोबल होता है। उसको मेन प्रोग्राम में भी सब जानते हैं, डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है अंदर। उसको फंक्शंस की बॉडी में भी अगर आप उसको दोबारा से याद करते हैं तो उसके पास उसकी वैल्यू को यूज कर सकते हैं। तो उनको ग्लोबल वेरिएबल्स कहा जाता है। लोकल कौन से हैं, जो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही आपके इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे res का वेरिएबल, x का वेरिएबल, y का वेरिएबल या सिम का वेरिएबल। ठीक है, इसी तरह से a b और सिंबल सिर्फ मेन प्रोग्राम की हद तक आप इसको आउटपुट भी करा सकते हैं, आप कुछ भी करा सकते हैं इसके साथ। तो सच वेरिएबल्स आर नोन एज लोकल वेरिएबल्स। ठीक है ना? अच्छा, बात समझ आई? ये इस तरह से ना एक, अब इनके ऊपर क्या किया जाएगा, ये है वेरिएबल्स ऑफ, ये फंक्शन कौन से वाला भला, कैलकुलेटर, और ये किन के वेरिएबल्स हो गए, किसके हो गए बच्चों, मेन प्रोग्राम के वेरिएबल्स हो गए। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? किन के वेरिएबल्स हो गए, मेन प्रोग्राम के वेरिएबल्स हो गए। आसान है मुश्किल है बात? आसान है। इसी तरह से अब फॉर एग्जांपल हम यहां पे लगाते हैं ना केस ऑफ रिजल्ट। ठीक है, केस ऑफ रिजल्ट नहीं बल्कि केस ऑफ सिंबल, सिंबल का केस लगाना ना, केस ऑफ सिंबल। ठीक है, अगर सिंबल में स्टेरिक हो, प्लस हो, माइनस हो या डिवाइड हो मिसाल के तौर पे, तो ये करेगा रिजल्ट, सॉरी रिजल्ट इज इक्वल्स टू ए इस्तेमाल करना है या एक्स करना है, एक्स करना है, एक्स स्टेरिक वाई, रिजल्ट में आंसर आ जाएगा। या अदरवाइज क्या करना होगा, रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, या क्या करना पड़ेगा, एक्स माइनस वाई करना पड़ेगा। समझ आ रही है मेरी बात क्या नहीं? एंड सो ऑन। इसी तरह से कोई और फंक्शन भी हुआ तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय वाई। ठीक है, असल में मकसद रियल लेना नहीं है, मकसद ये है कि आपको सिर्फ ये समझाना कि बॉडी कैसे काम कर रही है। ठीक है, वो तो आप रन टाइम पे खुद चेंज कर सकते हैं। हाँ, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है कि जो वैल्यूज कॉरेस्पॉन्ड कर रही है ना, ए कॉरेस्पॉन्ड कर रही है किसको, एक्स को। यानी इस वक्त एक्स के पास किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू इसमें जाएगी। वाई के पास किसकी वैल्यू जाएगी, बी की वैल्यू जाएगी। सिम के पास किसकी वैल्यू जाएगी, सिंबल वाले वेरिएबल की वैल्यू जाएगी, क्योंकि जो सीक्वेंस आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर भी वही सीक्वेंस फॉलो होगा। ठीक है, समझ आ रही बात है कि नहीं? सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव डेटा टाइप्स मस्ट बी सेम। लिख लें अपने पास एक बात, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं। corresponding parameters should have same data types and same sequence. Corresponding data types should have, corresponding parameters should have, corresponding parameters should have
same data types and same sequence then naturally their values will correlate with the corresponding values. ठीक है, अच्छा सवाल पूछें। मैं वैसे ही कह रहा हूँ, ये निशान है ना डिवाइड का, ये वाला निशान नहीं होता, ये निशान है, ठीक है। नहीं, डिव नहीं होता, डिव और इसमें फर्क है। डिव आपको सिर्फ क्वोशंट देता है, ये पूरा डेसिमल आंसर देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अदरवाइज भी छोड़े, मैं चूंकि लॉजिक समझा रहा हूँ, सिर्फ आपको लेआउट समझा रहा हूँ, मैं प्रोग्राम नहीं कर रहे, सिर्फ लेआउट समझ रहे हैं। यहाँ पे इसको क्या कर लें आप, एंड केस कर लें, ठीक है। और उसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप वापस इधर आउटपुट नहीं कराते, करा सकते हैं आउटपुट, लेकिन आपने यहाँ पर एक काम लिखना है, रिटर्न रिजल्ट। ये स्टैंडर्ड सिंटैक्स है, ये बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिटर्न का वर्ड ही इस्तेमाल करती हैं। विजुअल बेसिक हो गया, C++, इस टाइप की जितनी भी लैंग्वेजेस रिटर्न का वर्ड ही इस्तेमाल करती हैं। और रिटर्न के बाद अगली लाइन क्या होती है, एंड फंक्शन वाली लाइन होती है, ठीक है। ये बात क्या नहीं समझ आ रही है, सब बताएं। अच्छा, अब देखो यहां से जैसे ही ये रिटर्न रिजल्ट करेगा, रिजल्ट की जो डेटा टाइप है, और यहां पे इस चीज की डेटा टाइप भी सेम है, क्योंकि इसने इस पूरी चीज का कोड कहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इस पूरी चीज का कोड ये लिखा हुआ है। अब इस पूरी चीज का जब जवाब होगा, वो जवाब कहां से निकाला जाएगा, यहां से। अब ये रिटर्न रिजल्ट जो लिखा हुआ है, रिटर्न का मतलब है कैलकुलेटर का जो पूरा काम था, इसको आपने आंसर निकाला, आंसर निकाल के अब रिटर्न किसको होगा, रिजल्ट वाले वेरिएबल के अंदर ये आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है जी? यस, आंसर इसमें आके सेव हो जाएगा। आप आउटपुट उधर कराना चाहते हो उधर भी करा सकते हैं, लेकिन रिटर्न जरूरी है। जब रिटर्न कराएंगे तो आंसर इसमें आके क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो फंक्शन में और प्रोसीजर में यह फर्क है। प्रोसीजर आपको वैल्यू वापस नहीं देता, फंक्शन हमेशा देता है। तो उसके लिए मजबूरी क्या हो जाती है पता है, फंक्शन को हमेशा इस तरह से करके लिखना पड़ता है। यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल लाजमी होना चाहिए जो इसके आंसर को अपने पास आगे क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप यहाँ पे रिजल्ट को आउटपुट कर लें या वहां पे आउटपुट RES कर लें। समझ आ रही है, दोनों क्या है, सेम बातें हैं, ठीक है, लेकिन रिटर्न करना जरूरी है। तो आउटपुट मेन प्रोग्राम में हो जाए, वहां पे सिर्फ क्या हो, कैलकुलेशन हो। नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि फंक्शन की बॉडी में जस्ट प्रोसेसिंग होती है, और इनपुटिंग एंड आउटपुटिंग जो सी है ना, वो मेन बॉडी में या जहां से कॉल किया जा रहा होता है ना, क्योंकि असल काम किसको कहा गया है, इसको कहा गया है करने को, लेकिन इसने वो काम सबलेट कर दिया है। बात समझ आ रही है मेरी कि नहीं? जैसे एक मैनेजर होता है, उसको काम कहा जाता है, तो वही अकाउंटेबल और वही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मेन प्रोग्राम इज द वन जो कि इनपुट्स लेता है और यही आउटपुट्स भी जनरेट करता है। तो 3 लाइनों के अंदर इसने यहाँ पे इनपुट लिया, यहाँ पे रिजल्ट इवैल्यूएट किया, और यहाँ पे क्या कर दिया उसने, आउटपुट रिजल्ट कर दिया। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? क्या कर दिया, आउटपुट रिजल्ट कर दिया। कोई मसला है इसमें? तो इधर 3 लाइनें लिखी हुई हैं, यही 3 लाइनें प्लस भी कर रही है, मल्टीप्लाई भी कर रही है, माइनस भी कर रही है और डिवाइड भी कर रही है। तो इतना कोड लिखा हुआ कहां पर है, कहीं और। तो जो कहीं और है वो आउटसाइड द मेन बॉडी में लिखा हुआ है। तो जो ट्रांसलेशन हो रही है वो किधर से हो रही है, यहां से स्टार्ट होकर यहां पे एंड हो रही है ट्रांसलेशन, ठीक है। अगर मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करूं इस पूरे सिस्टम की, अगर मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करूं इस पूरे सिस्टम की, तो वो इस तरह से होगी। यहां पे होगा आपका मेन प्रोग्राम, उसकी यहां पे एग्जीक्यूट होंगी क्या चीजें,
लाइंस ये आ गई है उसकी लाइंस में बता देता हूं आपको, ठीक है। यह है जी मिसाल के तौर पे, इधर भी हम लाइंस लिख लेते हैं ताकि आपको जरा आइडिया हो जाए, समझना जरा। ये होगी लाइन नंबर 1 2 3, ठीक है, लाइन 1 2 एंड 3। यहां पे भी लाइन 1 मेन प्रोग्राम की होगी। एग्जीक्यूशन किस तरह से, पहले लाइन 1 होगा, फिर लाइन 2 होगा। लाइन 2 में क्या चीज लिखी हुई होगी, कैलकुलेटर को क्या जाएगी, कॉल जाएगी। यहां से फिर क्या होगा, एक अदद क्या होगा यहां से बच्चों, एक न्यू विंडो खुलेगी। ये किसका था प्रोग्राम, मेन का। ये किसका होगा प्रोग्राम, कैलकुलेटर को क्या चली जाएगी, कॉल। अब कैलकुलेटर में यहां पे क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लाइनें लिखी हुई है इसकी। समझ आ रही मेरी बात क्या नहीं, क्लियर हुआ। पहली 2 लाइनें इधर, फिर उसके बाद कैलकुलेटर की 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें कैलकुलेटर की फिर एग्जीक्यूट होंगी। समझ आ रही बात है कि नहीं। यहां से मैं नंबरिंग भी चेंज करता हूं, अब देखिएगा जरा। यहां पे क्या होगा, फिर 3 4 5 6 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे, 9वें नंबर पे और 10वें नंबर पे। ये वाली लाइन कितने नंबर पे आएगी, फिर जैसे ये 10 हो जाएगा ना, सुरा सुनना, 10वें के बाद ये वैल्यू क्या होगा, फिर इसको रिटर्न की जाएगी, तो ये 11वां स्टेप हो जाएगा। ये कौन सा स्टेप हो जाएगा, 11th ट्रांसलेशन होगी। फिर यहां पे क्या लिखा होगा, 12th लाइन। समझ आई। ये वाली कौन सी वाली लाइन थी, इनपुट्स की। ये वाली कौन सी लाइन हो जाएगी, आउटपुट्स की। तो मेन प्रोग्राम का कोड शॉर्ट हो गया या लॉन्ग हो गया, शॉर्ट कोड हो गया, प्रिसाइज हो गया, ठीक है, मोर कह लें कि रिलायबल हो गया, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड भी हो गया, ठीक है, मेन प्रोग्राम शॉर्ट करके। बाकी जो एक्चुअल प्रोसेसिंग है वो कहां पे लिखी हुई है, आउटसाइड द मेन प्रोग्राम इन समथिंग एल्स, इन अ बॉडी विच इज नोन एज अ मॉड्यूलर बॉडी। मॉड्यूल में लिखी गई। मॉड्यूल ने एक जवाब निकाला और जवाब निकाल के उसको दे दे, क्योंकि जिस मॉड्यूल को हम कॉल कर रहे हैं हमें इससे जवाब चाहिए, हमें सिर्फ प्रोसेसिंग नहीं चाहिए। तो अगर हमें सिर्फ प्रोसेसिंग चाहिए होती है तो हम इसको फंक्शन की कैटेगरी में ना डालते, हम इसको प्रोसीजर की कैटेगरी में डाल लेते। हम कहते हैं प्रोसीजर बनाएंगे हम इसको, बिकॉज प्रोसीजर कोई आंसर वापस नहीं दे रहा होता। समझ आ रही बात है ये नहीं। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा काम जिसमें आपने कोई वैल्यू वापस करनी हो, बेशक वो मैथमेटिकल काम हो या नॉन मैथमेटिकल काम हो, तो उस सिनेरियो के अंदर आप लोग फंक्शंस लगाते हैं। जब कोई वैल्यू रिटर्न ना करनी हो, कोई आंसर वापस ना देना हो, फिर आप लोग प्रोसीजर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्रोसीजर्स लगाते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं। तो यह है ब्लॉक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लो कहां से आएगा, फ्लो यहां से आएगा नीचे की तरफ, यहां से जाएगा इस तरफ, यहां से आएगा नीचे की तरफ, यहां से जाएगा उस तरफ, फिर यहां से जाएगा नीचे। बात समझ आ रही है कि नहीं। अब दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस भी कह सकते हैं या सब रूटीन्स को डायग्रामेटिकली कह लें कि एक्सप्रेस करने का ये तरीका है। तो स्टेप नंबर 1 में ये होता है, 2 में उधर जाता है, 3 में इधर आता है, चौथे में वापस जाता है और 5वें में अपने प्रोग्राम में आ जाता है। ये ठीक हुई मेरी बात के नहीं। तो मेन प्रोग्राम ऊपर से नीचे ट्रांसलेट हुआ, साथ ही किसी सब रूटीन को कॉल गई तो वो सब रूटीन के पास चला गया, फिर सब रूटीन को एग्जीक्यूट किया, वहां से वापस किस तरफ आया, जिसने उसको कॉल किया था। मेन ने कॉल किया था तो मेन के पास वापस जाएगा और यहां से इसको सॉल्व करेगा। अब हो सकता है कोई और साइंटिफिक काम भी हो सकता था। तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि इस फंक्शन के अंदर मिसाल के तौर पे उसने एस लिखा हुआ, तो इसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां से किसको कॉल चली जाएगी, साइंटिफिक कैलकुलेटर को। किसको कॉल चली जाएगी, एक और फंक्शन को क्या कर लेता है, ये कॉल कर लेता है, साइंटिफिक को कॉल कर लेता है। समझ आ रही है। अब साइंटिफिक को कॉल करेगा, उसने भी यहां पर क्या कर देना है, कोई वैल्यू वापस करनी है, तो वो रिजल्ट में आ जाएगी। अब क्या होगा, बात समझें जरा, 1 2 3 1 2 3।
तो यहां से क्या होगा, यहां पे किसको कॉल चली जाएगी, साइंटिफिक को। अब क्या होगा, अब यहां से मजीद क्या हो जाएगी, एक अदद न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं? जरा सुनना, पहले मेन ने किसको बुलाया, एक सब रूटीन को बुलाया, उस सब रूटीन के अंदर एक और सब रूटीन को कॉल चलेगी। तो ये कह लें, इसको क्या कहते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन आइटरेटिव कॉल्स हैं ये। समझ आ रही है? या एक डिफरेंट टाइप की रिकर्जन भी है ये। रिकर्जन लाइक रीअकरेंस जो सी होती है, फंक्शन ने अपने अंदर एक और फंक्शन को भी बुला लिया, या फंक्शन ने अपने अंदर एक और प्रोसीजर को बुला लिया। तो वो प्रोसीजर फिर यहाँ पे पहले क्या करेगा, अपने स्टेप्स एग्जीक्यूट करेगा और वापस फ्लो इसको देगा, फिर ये यहाँ से इन स्टेप्स को एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये वापस फ्लो इसको देगा, फिर ये अपने स्टेप्स को नीचे लेके चलेगा। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? समझ आ रही है सारों को? तो इनको बोलते हैं सब रूटीन। ये ब्लॉक डायग्रामेटिक इसकी रिप्रेजेंटेशन थी। ठीक है जी, तो ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बताई है। तो यहां से एक बात हमें समझ आती है कि जो जनरल, जो फंक्शन लिखने का जो जनरल तरीका है वो क्या होगा, जो स्टैंडर्ड तरीका है उसी के हिसाब से बताता हूं। यहां पे क्या आया करेगा बताएं? ये जो कैलकुलेटर था ये आपने अपनी मर्जी से नाम रखा है ना, इसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। किसका आइडेंटिफायर? फंक्शन का आइडेंटिफायर, नेम ऑफ अ फंक्शन। जैसे वेरिएबल्स को भी आप क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। तो यहां पे जनरल बता रहा हूं, ठीक है। यहां पे आ जाएगा, ये पार्ट ऑफ द सिंटैक्स हो गया, ठीक है। ये आएगा फंक्शन आइडेंटिफायर, ठीक है, ठीक है। और यहां पे आएंगे लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। यहां पे आप लिखेंगे पैरामीटर 1, पैरामीटर 1 और उसकी डेटा टाइप, ठीक है। फिर आप क्या लिखेंगे, कोमा, पैरामीटर 2 और फिर उसकी डेटा टाइप। और इस तरह से जितने भी पैरामीटर्स हुए वो साथ साथ आप क्या करते रहेंगे, लिखते रहेंगे यहां पे। और एंड पर यहां पे क्या करेंगे आप, क्या लिखेंगे साथ, रिटर्न्स, हाँ, रिटर्न्स। फिर से यहां पे क्या लिखेंगे आप, डेटा टाइप। जो आंसर होगा ना उसकी डेटा टाइप यहां पे लिखेंगे, ठीक है। और फिर यहां पे फंक्शन की अपनी एक बॉडी होगी, समझ आ रही? यहां पे फंक्शन की बॉडी होगी। और इधर आपने एंड फंक्शन से पहले एक काम आपने करना है, क्या क्या लिखना है आपने, रिटर्न, यहां पे आइडेंटिफायर, ठीक है। जो मर्जी करते हैं वो आगे पूरा पूरा वो है, प्रोग्रामिंग है सारी, अंदर पूरी प्रोग्रामिंग है, ऑल वही पुरानी लॉजिक्स, आपकी पुरानी लॉजिक्स हैं, सारी कर सकते हैं। केस की जगह इफ आ सकता है, ठीक है। ये बात क्या नहीं, सबको समझ आ रही है? ठीक है, मुश्किल तो नहीं है ना ये बात? नहीं नहीं, फंक्शन का नाम ये तो चले डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अभी जो मैंने कराया था उसमें मैंने थोड़ी ट्रू चीजें बताई थी आपको। फंक्शन चूंकि हमेशा आपको एक जवाब वापस करता है, तो जब जवाब वापस करेगा तो वो किसी वेरिएबल में आके क्या होना चाहिए, सेव होना चाहिए। समझ आ रही है? इसलिए यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम लिख के ना इक्वल टू फंक्शन को कर बुला, सूडो कोड है ना, वो जवाब नहीं देता कोई भी, डायरेक्ट उसमें कॉल एंड देन प्रोसीजर का नाम लिखेंगे आप। यहाँ पे फंक्शन में क्या है, ये जस्ट कॉल नहीं है, ये आंसर वापस देता है। तो आंसर वापस देगा तो किधर जाएगा, किसके पास जाएगा? तो इसका आंसर किसी को वापस अपने पास सेव करना है, तो इसलिए वहां पे वेरिएबल लिखना जरूरी होता है। और वो वेरिएबल कौन सा होता है, जो ये रिटर्न करता है। यहाँ से जो ये रिटर्न करेगा इसका भी वेरिएबल वही होना चाहिए, डेटा टाइप, क्योंकि इसका, बात समझ आ रही है कि नहीं? आप कोरिलेट कर रहे हैं चीजों को। फंक्शन ने जिसको बुलाया, ठीक है, अपने फंक्शन को बुलाया, सॉल्व किया, वहां से आंसर आया। अब आंसर अगर रियल था ना तो ऑब्वियसली मेन प्रोग्राम में रियल बोलेगा, यार मेरे पास 5.9 आंसर है,
तो 5.9 किसी रियल वाले वेरिएबल में सेव होना चाहिए। क्लियर हो रही है मेरी बात की? तो वहां पे भी जिस प्रोग्राम ने उसको कॉल किया वो वहां पे रियल वेरिएबल लिखा होना चाहिए, फिर आगे फंक्शन की को कॉल जानी चाहिए। ठीक है बात के नहीं? जैसे यहाँ पे हमने पिछले एग्जांपल में किया था कि रिजल्ट इज इक्वल्स टू कैलकुलेटर एंड देन हमने ए बी और सिंबल हमने उसको पास किया था, तो वहां पे रिजल्ट नहीं इस्तेमाल किया हमने, ए आंसर इस्तेमाल कर लें, ये मैंने तो RES इस्तेमाल किया था, तो RES वहां से रिटर्न हुआ। RES का जो डेटा टाइप था वो क्या था? वो ये डेटा टाइप था। RES का डेटा टाइप क्या था? रियल था। ठीक हो रही है मेरी बात? उसने जब जवाब दिया यहाँ पर रिजल्ट का, मेन प्रोग्राम में रिजल्ट का डेटा टाइप रियल था। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? इस तरह से क्लियर है? आप लोगों को मालूम है फैक्टोरियल क्या होता है? 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 into 4 into 3 into 2 into 1 मैथमेटिकल फंक्शन है ना ये। इसका जवाब कितना आता है? 120 आता है ना। इसको जरा हम फंक्शंस के तरह से हम करके देखते हैं। ठीक है, इसको हम किस तरह से करते हैं? फंक्शंस की तरह से करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, लेट्स डू इट। फाइंड द फैक्टोरियल यूजिंग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग इस्तेमाल करके हम फैक्टोरियल्स निकालते हैं। सबसे पहले क्या होगा? मेन प्रोग्राम। ठीक है, मेन प्रोग्राम में क्या होगा आपका? डिक्लेयर नम एज इंटीजर। ठीक है, नम भी इंटीजर और इसका जो आंसर होगा वो भी एज इंटीजर। नम एंड आंसर एज इंटीजर। ठीक है जी, और यहां पे हम इनपुट ले लेते हैं नंबर का। पॉजिटिव नंबर्स का ही फैक्टोरियल निकलता है, इसलिए हमने पॉजिटिव ले लिया नाम को। ठीक है, मेन प्रोग्राम ही लिखेंगे। अच्छा, इसमें इजाजत है आप मेन प्रोग्राम भी लिख लें या सब मेन भी लिख लें। सब मेन जो है ना विजुअल बेसिक का काम है, तो नॉट नेसेसरी, यू कैन यूज मेन प्रोग्राम एज वेल। मेन प्रोग्राम में आपको इजाजत जो मर्जी करें, बट प्रोसीजर्स और फंक्शंस का प्रॉपर सिंटैक्स है सूडो कोड का। ठीक है, यहाँ पे ये चला गया। अब हमने क्या करना है, इसको पास करना है किसी चीज को, फंक्शन को, और वो वहां से जो जवाब आएगा वो यहाँ पे सेव करना। तो जवाब किस में लिखेंगे हम? आंसर में। और यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, किसको? फैक्टोरियल को। और फैक्टोरियल के अंदर पैरामीटर में क्या लिख देता हूं मैं? है क्या लिख देता हूं? पैरामीटर में नम लिख देता हूं। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से कॉल जाएगी किसी और को। ठीक है, कॉल जाएगी किसी और को। यहां पे मैं इसका क्या कर लेता हूं? आउटपुट आंसर, और यहां पे मैं क्या कर लेता हूं? एंड मेन। क्या कर लेता हूं यहां पे? एंड मेन कर लेता हूं। ठीक होगी बात क्या नहीं? अब ये पूरा लिखा गया, ये पूरा लिखा गया। आपने तो पेज में नीचे ही लिखना है इसके। अब आएगा एक फंक्शन, फंक्शन फैक्टोरियल, फंक्शन फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल में यहां पर उधर एक ही पैरामीटर है ना, एक पैरामीटर है ना, तो यहां पे मेरे भी आर्गुमेंट्स में कितने पैरामीटर्स होंगे? एक ही पैरामीटर होगा। It is not necessary for the parameter to be this to be of the same name. Identifier could be different. A as integer, ठीक है, A as integer, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और क्या लिखेंगे? रिटर्न्स। क्या लिखेंगे? इट रिटर्न्स क्या चीज? इंटीजर। ये क्या चीज रिटर्न करता है? इंटीजर ही रिटर्न करता है। समझ आ रही है बात? अब क्या होगा, यहां पे हम लोग लगाते हैं अपना वो क्या नाम है इसका, लॉजिक। ठीक है, डिक्लेयर x as इंटीजर, डिक्लेयर x as इंटीजर, x as इंटीजर
x की इनिशियल वैल्यू क्या दे देते हैं हम 1, ठीक है, x की वैल्यू दे देते हैं हम 1, x कहते हैं, इसको बेशक आप यहाँ पे रिजल्ट कह दें, ये रिजल्ट इनफैक्ट इसको, इसकी डेटा टाइप को इसको कैरी कर रहा है, समझ आ रही है बात ये नहीं, और यहाँ पे आप लॉजिक लगा लें इसकी, फॉर रिजल्ट भी और आई भी, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to a, फॉर i इज इक्वल टू 1 से लेके कहां तक चलना चाहिए, a तक चलना चाहिए, ठीक है, और रिजल्ट क्या होना चाहिए, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय i, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय i, रिजल्ट में सबसे पहले होगा 1, ये होगा 1 into 1 इज इक्वल टू 1, समझ आ रही है कि नहीं, रिजल्ट मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, i के साथ, फिर होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आएगा 2, फिर रिजल्ट में आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आएगा 6, फिर होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर आएगा 24, फिर होगा 24 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर आएगा 120। लॉजिक आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, अलबत्ता ये भी चलती है लॉजिक, ठीक है, समझ आई, यहां पे हो जाएगा नेक्स्ट ऑफ आई हो जाएगा, नेक्स्ट ऑफ क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है, और आउटपुट नहीं, क्या चीज, ए क्या है, कौन बताएगा ए क्या है, मैंने जानबूझ के लिखा है, ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है किसको, कॉरेस्पॉन्ड्स टू पैरामीटर कौन से वाला, ठीक है, जो ये नम लिखा है वो वहां पे एज ए लिखा हुआ है, मैंने जानबूझ के लिखा ताकि आपको आइडिया हो जाए वेरिएबल्स का कि इनके नाम डिफरेंट भी रखे जा सकते हैं, ठीक है, नम इज रिटन एज ए इन फंक्शन, num is written as a in function, ठीक है, रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न रिजल्ट करेगा, ठीक है, रिटर्न्स रिजल्ट, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये एंड फंक्शन, क्या हो जाएगा, एंड फंक्शन, यहां से ये इसके पास जाएगा और ये वैल्यू किसको दे देगा, अब देखो मेरी बात सुनो, इसके पास क्या चीज पड़ी हुई है इस वक्त, इसके पास आंसर पड़ा हुआ है किसका, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, इसके पास आंसर पड़ा हुआ है, वो वैल्यू पड़ी है जो किस में पड़ी हुई है, RES के अंदर पड़ी हुई है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट के नहीं, RES की वैल्यू किस में, इस पूरे रेड ब्लॉक में आ गई है, वो किसको वैल्यू देता है, हमेशा राइट साइड से लेफ्ट के पास जाती है ना वैल्यूज, राइट साइड से किसके पास जाती है, लेफ्ट के पास जाती है ना, तो आंसर किसके, इसका जो वैल्यू है वो किसको मिल जाएगी, ANS को मिल जाएगी, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, कोई कैलकुलेशन नजर नहीं आ रही है आपको यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ पे आउटपुट ठीक मिलेगा, कैलकुलेशंस कहाँ हुई है काशान, somewhere else in main outside the main program, in another subroutine, in another module, in another structure, तो आप तो खैर नीचे ही फॉलो कर रहे होंगे ना लाइन, मेरे पास क्योंकि जगह नहीं थी इसलिए मैंने राइट पर लिखा है इसको, क्लियर है मेरी बात के नहीं, यस, हाँ ऑब्वियसली आप तो एक पेज पे लिख रहे हैं ना, तो उसके नीचे फॉलो होगा ये, ठीक है, बात के नहीं, सबको समझ आई, तो इस वक्त हमारे दो सब रूटीन्स हैं, एक मेन सब रूटीन भी बन गया और एक फंक्शन सब रूटीन हो गया। आज से पहले हमने सब रूटीन को नहीं पढ़ा क्योंकि हमने कभी मेन से बाहर बात ही नहीं की, हम एक ही पेज पर सारी लॉजिक लिख देते थे। अब हमने क्या किया, लॉजिक लिख के उस लॉजिक को क्लोज करके वहां से किसी को कॉल किया और उसकी फंक्शनैलिटी को हमने इस्तेमाल किया, उसकी फंक्शनैलिटी यूज हुई और यहाँ पे हमने उसके आंसर्स को डिस्प्ले पे आउटपुट करा दिया। क्योंकि लॉजिकली जब भी आईडीई या कंपाइलर ट्रांसलेशन करता है तो उसकी ट्रांसलेशन हमेशा मेन प्रोग्राम की होती है, तो मेन प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। मेन प्रोग्राम में अगर किसी को कॉल चली गई उसको भी ट्रांसलेट कर दिया जाएगा, अगर कॉल नहीं गई तो बस मेन प्रोग्राम खुद को ट्रांसलेट कर रहा है। यस लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं। असल में कॉन्सेप्ट समझना है ना वेरिएबल्स के स्कोप का, ठीक है, वेरिएबल के स्कोप का, ठीक है। तो यहां पे जो ए वाला वेरिएबल है इट इज नोन एज, ये लोकल वेरिएबल है, इट इज लोकल वेरिएबल, ठीक है। अगर मेमोरी में एक ही नाम के मुख्तलिफ आप वेरिएबल्स बनाते जाएंगे ना, एक ही नाम के नम 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 करते जाएंगे, तो सम टाइम ये बग्स क्रिएट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि प्रोग्राम के अंदर क्या होता है उस खैर बहुत हैवी सॉफ्टवेयर जब बनाए जाते हैं ना, ओवर टाइम उनके अंदर एरर्स भी आते हैं। तो वो एरर्स किन वजह से आते हैं? इस तरह की हरकतों की वजह से आते हैं। नहीं होगा, वो फिर भी लोकल, इधर का नाम और है, इधर का नाम और है। क्लियर हुई मेरी बात? क्योंकि जिस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं ना वो लोकल तरीका है। ग्लोबल पता क्या होगा? किसी फंक्शन या किसी सब रूटीन के अंदर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर ना करो, सबसे आउटसाइड, इवन मेन से भी आउटसाइड। पहले वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया जाता है, फिर मेन प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं? जैसे मैंने कहा ना कि अभी आपने नोट की है बात, मैंने कहा था कि इस वक्त अभी हमने 2 सब रूटीन्स बनाई हैं। मैंने कहा एक सब रूटीन हो गई, एक मेन हो गया और एक हमारा ये फंक्शन हो गया, 2 बनाए हैं। तो जिन जिन वेरिएबल्स को मॉड्यूल के अंदर आप डिक्लेयर करेंगे तो उनका स्कोप सिर्फ उस मॉड्यूल के अंदर ही होगा। स्कोप समझते हैं? देखें, अगर आप एक वेरिएबल बगैर डिक्लेयर किए इस्तेमाल करते हैं ना तो एक एरर आता है, उसका नाम होता है अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर। एक एरर होता है अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर, ठीक है, बात क्या नहीं। इसी तरह से यहाँ पे आपने इंटीजर लिखा हुआ है और वहां पे आप एक ही जगह पे आप स्ट्रिंग कर देते हैं, फिर भी एक एरर आएगा, टाइप मिसमैच एरर। एरर का नाम क्या होगा? टाइप मिसमैच। टाइप का मतलब है डेटा टाइप की मिसमैचिंग हो रही है। यहाँ पे आपने इंटीजर पास की और वहां पे आपने स्ट्रिंग कर दिया, टाइप मिसमैच हो रही है। क्लियर हो रही है? वहां से आप स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं और यहाँ पे इंटीजर लिखा होता है, फिर आ जाएगा टाइप मिसमैच एरर। लाइन भी बता देगा कहाँ पे मिसमैचिंग हो रही है। समझ आ रही बात? ये नहीं, एक वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको आपने डिक्लेयर नहीं किया, वो बोलेगा अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर। समझ आ रही है? तो जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाते हैं उनका स्कोप सिर्फ उस जगह तक होता है, लेकिन इफ यू डिक्लेयर अ वेरिएबल आउटसाइड द मेन प्रोग्राम तो वो ग्लोबल हो जाता है। समझ आ रही मेरी बात? क्या हो जाता है? वो ग्लोबल हो जाता है। क्लियर है ये चीज? तो उसको आप कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं? इस फंक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या इस्तेमाल से होगा? उसकी जो भी लेटेस्ट वैल्यू होगी वही यूज होती रहेगी। कोई भी कोड अगर उसकी वैल्यू को चेंज कर रहा है, कोई भी कोड उसकी वैल्यू को चेंज कर रहा है तो वो चेंज होता जाएगा, वो चेंज होता जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? और क्योंकि मेमोरी में एक जगह उसकी बनी हुई है, बस मेन मेमोरी में उसकी सिर्फ एक स्लॉट है, और वो स्लॉट जब जब अपडेट हो रही होती है तो कोई भी उसको इस्तेमाल करेगा तो लेटेस्ट या अपडेटेड वैल्यू ही उसकी यूज करता रहेगा। क्लियर हो रही है मेरी बात क्या नहीं हो रही? सबको समझ आ रही है? इसी तरह से जब हम लोग बात करते हैं किसकी भला, 2 डिफरेंट वेरिएबल्स की, ये मेमोरी में नम के नाम से डिक्लेयर, मतलब वहां पे उसको एक मेमोरी स्लॉट अलॉट हुई हुई है और ए को कोई और मेमोरी स्लॉट अलॉट हुई है। क्लियर हो रही है मेरी बात क्या नहीं? यस। और मैंने उसके अंदर नम को स्टोर कराना है, तो वो मैंने फंक्शन में यूज करना है, तो मैं उसके लिए उसको मेन प्रोग्राम में भी इनिशियलाइज करा सकता हूं, नम से लेकर मैं यूज उसको फंक्शन में कर दूं। कहां से? मतलब फंक्शन में नहीं, वो मुझे फंक्शन नहीं करना पड़ेगा, फंक्शन में ही करना पड़ेगा। जिस वेरिएबल को आप फंक्शन में यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको फंक्शन में ही यूटिलाइज करें, ठीक है। और अगर आप ऐसा कोई वेरिएबल चाहते हैं तो आप ग्लोबली उसको डिक्लेयर करें, ठीक है। आपको पता है फ्लो चार्ट के अंदर सब रूटीन्स को इस तरह से दिखाया जाता है। ये एक प्रोसेस है ना, याद आ रहा है कि दिस इज अ प्रोसेस बॉक्स, इसमें कोई कैलकुलेशन कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं। सब रूटीन के लिए ये नाम होता है, ये यूं डबल ब्लॉक, और यहाँ पे सिर्फ क्या लिख देते हैं हम? फैक्टोरियल लिख देते हैं इस तरह से, ठीक है। और जो भी ब्रैकेट में हमने नम लिखना हो ऐसे लिख देंगे, और इसकी जो वैल्यू है वो किस में आ जाएगी? आंसर में आ जाएगी, ऐसे हो जाएगा। फिर ये क्लियर हुई मेरी बात? नहीं समझ आई? ये फ्लो चार्ट का तरीका है। फ्लो चार्ट ने क्या किया? बाकी सारी चीज उसी तरह की, और सिर्फ वही जो लाइन है ना, ये वाली रेड वाली लाइन, वो फ्लो चार्ट में इस तरह से लिखी जाती है। तो ये जो सिंबल है ना, कौन सा वाला भला?
ये वाला, यस दिस इज अ सब रूटीन। ये सब रूटीन का सिंबल है, ठीक है जी।